अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ऑनलाईन व्हर्च्युअल क्लासरूममध्ये आपले स्वागत आहे. मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली. चला तर मग पाठाला सुरुवात करूया. विद्यार्थी मित्रांनो, स्क्रीनवर आपणास एक बेट किंवा द्वीप दिसत आहे. उर्दू में इसे जजीरा और अंग्रेजी में आइलैंड कहते हैं. ऐसा खुश्की का इलाका जो चारों जानिब से पानी से घिरा हुआ हो उसे जजीरा कहते हैं. बर्रे आज़म भी चारों जानिब से पानी से घिरे हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो वसत के लिहाज से बहुत बड़े हैं, इसलिए उन्हें जजीरा नहीं माना जाता. आज आपण मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 13 मॉरिशस सागर दर्यातले साखर बेट अभ्यासणार आहोत. लेखक आहेत दत्ता नायक आणि मी आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली. चला तर पाठाला सुरुवात करूया. पाठ क्रमांक 13 मॉरिशस सागर दरियातले साखर बेट. इसके मानी है मॉरिशस सागर दरिया का शकर का जजीरा. लेखक आहेत दत्ता नायक. 1954. सुप्रसिद्ध लेखक, गोव्यातील एक उद्योजक, सामाजिक कार्यकर्ते, त्यांनी मराठी, कोंकणी आणि इंग्रजी भाषेतून ग्रंथ निर्मिती केली आहे. त्यांची आत्मदीपोभव, जाय काय जुय, अनकॉमन वेल्थ, अरेबियन डेज, कालीघाट ते करुणा घाट, द जंगल स्कूल इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. जाय काय जुय या कोंकणी लघुनिबंध संग्रहाला साहित्य अकादमीचा 2006 चा पुरस्कार मिळाला आहे. दत्ता नायक एक मशहूर मुसन्निफ, एक कारोबारी, सोशल वर्कर, मराठी, कोंकणी और अंग्रेजी जबान में इनकी तख्लीकात हैं. उनकी मशहूर किताबों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं. जाय काय जुय इस कोंकणी जबान के मुख्तसर मज़ामीन के मजमूए को साहित्य अकेडमी 2006 के इनाम से नवाजा गया है. स्क्रीन पर उनकी कुछ किताबें आप देख सकते हैं. प्रस्तुत पाठात लेखकाने बहुरंगी निसर्ग सौंदर्य लाभलेल्या मॉरिशस बेटाचे वर्णन केले आहे. मॉरिशस देशातील घरे व वास्तुशिल्प हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. तेथील लोकांच्या श्रमप्रतिष्ठेचे वर्णन ही प्रस्तुत प्रवास वर्णनपर पाठातून वाचायला मिळते. मौजूदा सबक में मुसन्निफ ने कुदरती खूबसूरती से मालामाल मॉरिशस जजीरे का बयान किया है. मॉरिशस मुल्क के घर और फने तामीर खुसूसियात के हामिल हैं. वहां के लोगों की मेहनत का जिक्र भी है. यहाँ पर इस सफरनामे में हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है. आज हम लेखक की मदद से मॉरिशस की सैर करेंगे. भारतीय महासागराच्या अथांग दर्यात
जिथे नैऋत्य मान्सूनचे ढग जन्माला येतात तिथे सागर दर्यात एक साखर बेट आहे. भारतीय महासागर. भारत देशाला पश्चिम, दक्षिण व पूर्व दिशांनी वेढून असलेला समुद्र, जिसे आप बहर हिंद के नाम से जानते हैं, उसे मराठी में भारतीय महासागर कहा जाता है. अथांग, अमर्याद, असीम, अफाट, वसी. दरिया, समुद्र, सागर, समंदर. तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों आप, बहर हिंद दिखाया गया है. कितना वसी है आप देख सकते हैं, ये कहां से कहां तक फैला हुआ है. जिथे नैऋत्य मान्सूनचे ढग जन्माला येतात. नैऋत्य मान्सूनचे ढग भारताच्या नैऋत्य, पश्चिम, दक्षिण दिशेकडून येणारे पावसाळी ढग. ये एक समत है, जुनूब और मगरिब की दरमियानी समत, इसे मराठी में नैऋत्य कहते हैं. उस जानिब से आने वाले मानसून के बादल. तस्वीर में आप देखिए बच्चों, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उनके दरमियान 4 मजीद समतें नजर आ रही हैं आपको. नीचे आप देख सकते हैं पश्चिम और दक्षिण के दरमियान नैऋत्य समत है, नैऋत्य समत है. जुनूब और मगरिब की दरमियानी समत को नैऋत्य समत कहते हैं. तिथे सागर दर्यात एक साखर बेट आहे. लेखक कहते हैं वहां पर सागर समंदर में, सागर दरिया में एक साखर बेट आहे. बेट यानी द्वीप. द्वीप से मुराद है जजीरा. बोलते हैं वहां पर बहरे हिंद में, उस सागर दरिया में, उस बहरे हिंद में एक शक्कर का जजीरा है. तिथे सागर दरियात एक साखर बेट आहे, वहां बहरे हिंद में एक शक्कर का जजीरा है. साखर बेट इस शब्द के मानिए शक्कर का जजीरा. हजारो वर्षांआधी महासागराच्या गर्भात झालेल्या भूकंपाच्या विस्फोटातून हे बेट पाण्यावर तरारून आले. अब आगे लेखक कहते हैं हजारों वर्षांआधी, हजारों साल पहले, महासागराच्या गर्भात. गर्भ आत, खोलवर, बहुत गहराई में. हजारों वर्षांआधी महासागराच्या गर्भात यानी हजारों साल पहले बहरे हिंद के बहुत ही अंदर गहराई की जानिब झालेल्या भूकंपाच्या विस्फोटातून हे बेट पाण्यावर तरारून आले. भूकंप धरती फाटून होणारा विस्फोट, जलजले को मराठी में भूकंप कहते हैं. और विस्फोट भयंकर मोटा स्फोट, बहुत बड़ा धमाका. अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हजारों साल पहले बहरे हिंद के बहुत ही गहराई में जो जलजला आया था, उसके धमाके की वजह से हे बेट पाण्यावर तरारून आले. तरारून आले, तरंगत वर आले, तैरता हुआ ये जजीरा ऊपर आ गया. हे बेट यानी ये जजीरा पाण्यावर तरारून आले, पानी पर तैरता हुआ आ गया. जब भी बच्चों कहीं पर जलजला जब आता है तो जमीन में बहुत सारी तब्दीलियां वाक़ई होती हैं. कई बार ऐसा होता है कि दरियाओं के रुख बदल जाते हैं, कहीं पर अचानक पानी के अंदर जो इस तरह के जजीरे नमूदार हो जाते हैं. तो ये सब उस वक्त हुआ जैसे वो भूकंप आया, उसका विस्फोट हुआ पानी की नीचे गहराई में, तो ये जलजला जो था वो उभर कर ऊपर पानी पर तैरने लग गया, पानी पर नजर आ गया. सुमारे 500 वर्षांपूर्वी, बोलते हैं तकरीबन 500 साल पहले, म्हणजे 16व्या शतकापर्यंत. 16वे शतक 1501 ते 1600 ही 100 वर्षे, यानी 16वीं सदी किसे कहते हैं? 1501 से 1600 तक का जो 100 साल का अरसा होता है,
उसे 16वीं सदी कहते हैं, ऐसी मराठी में 16वें शतक कहते हैं. तो यहाँ लेखक कह रहे हैं सुमारे 500 वर्षांपूर्वी म्हणजे 16व्या शतकापर्यंत, बोलते हैं तकरीबन 500 साल पहले यानी 16वीं सदी तक मानवाचे पाऊल या बेटावर पडले नव्हते. मानव यानी इंसान के कदम इस जजीरे पर नहीं पड़े थे, यानी 500 साल पहले तक वहां पर कोई भी नहीं था. पोर्तुगीज नाविक वास्को द गामाच्या नेतृत्वाखाली खलाशांचा तांडा आफ्रिका खंडाला वळसा घालून ईशान्येच्या दिशेने भारताच्या शोधासाठी वळला. तेव्हा हे बेट त्यांना दिसले. पोर्तुगाल युरोप खंडातील एक देश, बर्रे आजम युरोप का एक मुल्क. नाविक जहाज चालवणारा, दर्यावर्दी, मल्लाह. वास्को डी गामा भारत उपखंडाचा शोध लावणारा पोर्तुगीज दरियावर्दी. भारत की खोज लगाने वाला पोर्तुगीज मल्लाह. वास्को डी गामा आप तारीख में इसके मुतालिक पढ़ चुके हैं. नेतृत्वाखाली उसकी रहनुमाई में. खलाशी खलाशांचा तांडा, खलाशी जहाजावर काम करणारे दरियावर्दी, जहाज पर काम करने वाले लोग. तांडा समूह, गट, ग्रुप. आफ्रिका खंडाला यानी अफ्रीका बर्रे आजम को वळसा घालून, वळसा घालने गोल फिरणे, चक्कर लगाकर. ईशान्येच्या दिशेने, ईशान्य उत्तर व पूर्व यांच्या दरमियान असलेली दिशा. शुमाल और मशरिक की दरमियानी सम. भारताच्या शोधासाठी वळला यानी भारत की तलाश के लिए निकला. तेव्हा हे बेट त्यांना दिसले, उस वक्त ये जजीरा उन्हें नजर आया. देखिए वास्को डी गामा नजर आ रहा है आपको तस्वीर में, और ये पुर्तगाल से भारत देश तक का उनका रास्ता है, किस तरह उन्होंने अफ्रीका का चक्कर काटा और भारत तक पहुंचे. अब यहां पर ईशान्य की समत भी देख लीजिए आप. उत्तर और पूर्व के दरमियान की समत है ईशान्य. पोर्तुगीज या बेटावर थांबले नाहीत. जो पुर्तगीज थे वो इस जजीरे पर रुके नहीं. पण पुढे पोर्तगालहून गोव्याकडे येताना त्यांची जहाजे या बेटावर थांबत. आगे मुसन्निफ कहते हैं, लेखक कहते हैं, लेकिन आगे पुर्तगाल से गोवा की तरफ. गोवा भारताचे पश्चिम किनाऱ्यावरचे महाराष्ट्राचे दक्षिण टोकाला असलेले स्वतंत्र राज्य. भारत के मगरिबी किनारे पर जो है, महाराष्ट्र के दक्षिण में, महाराष्ट्र के जुनूब में रियासत है गोवा. पण पुढे पोर्तगालहून गोव्याकडे येताना त्यांची जहाजे या बेटावर थांबत. लेखक ने कहा है यहां पर कि आगे पुर्तगाल से गोवा की तरफ आते वक्त उनके जहाज इस जजीरे पर रुकते थे. स्क्रीन पर दिखाए गए नक्शे में आप देख सकते हैं मॉरिशियस, ये जजीरा, ये बेट दिखाई दे रहा है. इंडियन ओशियन यानी बहरे हिंद, भारतीय महासागर है. इसी जजीरा मॉरिशस के बारे में आज हम इस सबक में मालूमात हासिल करने वाले हैं. सन 1638 मध्ये डच लोग इथे पोहोचले. 1638 में डच लोग यहां पर पहुंचे. डच युरोप खंडातील पूर्वीच्या हॉलंड व आताच्या द नेदरलँड्स देशातील लोग. बर्रे-आज़म यूरोप के पहले का जो मुल्क हॉलैंड था और अभी जिसका नाम द नेदरलैंड्स है, उस देश के लोगों को डच कहते हैं. तो 1638 में डच यहां पर पहुंचे. आपला राजपुत्र मॉरिस द नासाउ, राजपुत्र यानी शहजादा,
आपला राजपुत्र मॉरिस द नासाव याच्या नावावरून त्यांनी या बेटाचे नाव मॉरिशस असे ठेवले. मॉरिशस भारताच्या नैऋत्य दिशेच्या सागरात असलेले बेट, स्वतंत्र देश, ये एक आजाद मुल्क है मॉरिशस, जिसके नक्शे में अभी हमने देखा मॉरिशस कहाँ पर है, भारत की कौन सी दिशा में है और किस जगह पर वाक़ है, नक्शे में आपने देखा है अभी. तो इस तरह से डच जब वहां गए, उन्होंने अपने शहजादा मॉरिस द नासाव के नाम पर इस जजीरे का नाम मॉरिशस रख दिया. डच लोकांनी या बेटावर ऊसाची लागवड केली. देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं बच्चों, एक खेत नजर आ रहा है, ये गन्ने का खेत है. तो इस तरह डच लोगों ने जो है वहां पर ऊसाची लागवड केली. ऊस यानी गन्ना, लागवड करना, पैदाश करना, उसकी इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इस जजीरे पर गन्ने की काश्तकारी की. त्यानंतर फ्रेंच लोकांचे लक्ष या बेटाकडे गेले आणि त्यांनी डचांकडून या बेटाचा कब्जा घेतला. फ्रांस या यूरोपीय देशातील लोक, फ्रांस जो यूरोप का मुल्क है, वहां के लोगों को फ्रेंच कहते हैं. कब्जा लेना, कब्जा करना, ताबा करना, कब्जा, ताबा, कब्जा करने, ताब्यात घेणे. क्या किया अभी फ्रांसीसी लोगों ने, फ्रांसीसी लोगों की तवज्जो इस जजीरे की तरफ गई और उन्होंने डच लोगों से इसका कब्जा ले लिया. फ्रेंचांनी ऊसाची लागवड वाढवली. फ्रांसीसी लोगों ने गन्ने की काश्तकारी में इजाफा किया, उसको बढ़ाया. आणि मॉरिशस मध्ये साखरेचे कारखाने काढले और मॉरिशस में शक्कर के कारखाने बनाए. ब्रिटिशांनी फ्रेंचांकडून मॉरिशस बेट 1810 मध्ये जिंकले. ब्रिटिश इंग्लैंड मध्ये रहने लोग, इंग्लैंड के जो लोग हैं उन्हें हम ब्रिटिश कहते हैं, अंग्रेज, जिन्होंने हमारे भारत पर भी हुकूमत की थी. तो यहां पर भी क्या किया ब्रिटिशांनी, फ्रेंचांकडून मॉरिशस बेट 1810 मध्ये जिंकले. बरतानवी लोगों ने फ्रांसीसी लोगों से मॉरिशस जजीरा सन 1810 में फतेह कर लिया. पोर्ट लुई ही मॉरिशसची राजधानी. तस्वीर देख सकते हैं बच्चों आप स्क्रीन पर. तिथे कुली घाट आहे. पोर्ट लुई ये मॉरिशस की राजधानी है, वहां पर कुली घाट है. पोर्ट लुईच्या बंदरात जिथे भारतीय लोक उतरले तोच हा कुली घाट. बंदर मालाचे चढ उतार करण्यास सोयीचे समुद्र किनाऱ्यावरील ठिकाण, जिसे हम बंदरगाह कहते हैं, जहां पर सामान का उतारना चढ़ाना ये काम किया जाता है समुद्र के किनारे. पोर्ट लुई की बंदरगाह में जहां हिंदुस्तानी लोग ठहरे वो ही है कुली घाट. कलकत्ता, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, मुंबई बंदरावरून जे लोक पोर्ट लुईच्या बंदरात उतरले त्यातील कोणीच भारतात परतले नाहीत. ते सर्वजण मॉरिशस मध्ये स्थायिक झाले. कलकत्ता, मद्रास, मुंबई भारतातील उपनगरे, ये भारत के शहर हैं. अब यहां पर मुसन्निफ कह रहे हैं कलकत्ता, मद्रास, मुंबई बंदरगाह से जो लोग पोर्ट लुई की बंदरगाह पर पहुंचे उनमें से कोई भी हिंदुस्तान नहीं लौटा. त्यातील कोणीच भारतात परतले नाहीत, उनमें से कोई भी हिंदुस्तान नहीं लौटा. ते सर्वजण मॉरिशस मध्ये स्थायिक झाले. स्थायिक होने, कायम से वास्तव्य करने, कयाम पजीर हो जाना. वो तमाम लोग मॉरिशस में ही कयाम पजीर हो गए, उन्होंने वहीं रहना शुरू कर दिया, वहां के स्थायिक हो गए. वो कायम से वास्तव्य करने, ये उसका अर्थ है.
आपल्या रक्ताने घामाने त्यांनी ऊसाचे मळे शिंपले. अपने खून से, रक्त यानी खून, घाम पसीना, अपने खून से पसीने से ऊसाचे मळे, मळे यानी बागा, जो गन्ने की खेत है, ऊस यानी गन्ना, शिंपले सिंचन केले, उन्हें सींचा. अपने खून से पसीने से उन्होंने गन्ने के खेतों को सींचा. त्यांची घरे, त्यांची नाती गोती दूर कोकणात, उत्तर प्रदेशात, बिहारात, बंगालात राहिली. कोकण भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवरचा प्रदेश. पश्चिम के मानी होते हैं मगरिब, भारत का जो है मगरिबी साहिली किनारा. तस्वीर में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, उसमें जो नीली पट्टी है वो मगरिबी साहिली किनारा है और वो है कोकण का हिस्सा. उत्तर प्रदेशात, बिहारात, बंगालात राहिली यानी उनके नाती गोती, उनके जो रिश्तेदार थे, उनका घर था, वो सब कुछ कहाँ रह गया? कोकण, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में रह गया. त्यांची घरे यानी उनके घर, त्यांची नाती गोती यानी उनके रिश्तेदार, उनके दोस्तों अहबाब सब उनसे दूर हो गए. उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल भारताची घटक राज्य, ये हमारे भारत की मुख्तलिफ रियासतें हैं. भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं बच्चों, यहां पर उन रियासतों को आप ध्यान से देख लीजिए. नाती टुटली, रिश्तेदारी उनकी टूट गई. ते आडनावे विसरले. आडनावे गावचे नाव, उनके जो सरनेम थे, उनके गांव के जो नाम थे वो सब वो भूल गए. त्यांनी नवी नावे घेतली, उन्होंने नए नए नाम इख्तियार कर लिए. मॉरिशस हा संस्कृतींचा एक मेल्टिंग पॉट झाला. आप तस्वीर में देख सकते हैं मॉरिशस के रहने वाले लोगों की तस्वीर यहाँ पे दी गई है. अलग अलग मजहब, रंग और नस्ल के लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं. अब यहाँ पर शब्द जो आया है मेल्टिंग पॉट, इसके अर्थ है वस्तुला विरघळणारे भांडे, यानी कोई अशिया को पिघलाने वाला बर्तन. तो कह रहे हैं पिघलाने वाला कह लीजिए या उसको आपस में मिलाने वाला कोई एक बर्तन जो है. तो यहाँ पर मुसन्निफ कह रहे हैं मॉरिशस हा संस्कृतींचा एक मेल्टिंग पॉट झाला, यानी मॉरिशस ये तहजीब एक मिलीजुली तहजीब बन गई. इस तरह से लेखक ने यहाँ बताया है कि मॉरिशस हा संस्कृतींचा एक मेल्टिंग पॉट झाला, यानी मॉरिशस ये तहजीब एक मिलीजुली तहजीब बन गई. चित्र विचित्र मोज़ाइक झाला. अजीबोगरीब मोज़ाइक, एक प्रकारची डिजाइन, ये बन गया. एक तरह की मोज़ाइक डिजाइन वहां पर तैयार हो गई. अष्टदिशातल्या लोकांनी हातात हात घालून काम केले. अष्ट यानी 8, दिशा यानी सिमते. अब यहां पर लेखक कह रहे हैं 8 समत के लोगों ने हातात हात घालून, हातात हात घालने सहकार्याने काम करने, मिलजुल कर काम करना. 8 समतों के लोगों ने हाथों में हाथ डालकर काम किए, मिलजुल कर काम किया. त्यांच्या श्रमाने देश समृद्ध झाला. श्रम कष्ट, मेहनत, मेहनत करना. समृद्ध झाला, संपन्न झाला, खुशहाल हो गया, यानी इन सबकी मेहनत से मुल्क खुशहाल बन गया. 12 मार्च 1968 या दिवशी मॉरिशसला स्वातंत्र्य मिळाले. 12 मार्च 1968 को मॉरिशस को आजादी मिली. आपल्या भूमीच्या बहुरंगी निसर्ग सौंदर्याला शोभेल असा लाल, निळा, पिवळा
आणि हिरवा असा चौरंगी ध्वज मॉरिशसने निवडला. बहुरंगी अनेक रंगी. आपल्या भूमीच्या बहुरंगी निसर्ग सौंदर्याला शोभेल यानी अपने मादर वतन के मुख्तलिफ कुदरती रंगों में खूबसूरत दिखाई दे ऐसा असा लाल, नीला, पिवळा आणि हिरवा. अब यहां पर 4 रंगों का जिक्र है, लाल, नीला, पीला और हरा. असा चौरंगी ध्वज. चौरंगी 4 रंगांचे, 4 रंगों वाला. ध्वज झंडा, झंडा. 4 रंगों वाले झंडे का इंतखाब किया गया. देखिए बच्चों स्क्रीन पर यह है मॉरिशस का झंडा. इसमें 4 रंग हैं, लाल, नीला, पीला और हरा. इस झंडे का इंतखाब उन लोगों ने किया. कालांतराने काही पिढ्यांपूर्वी मॉरिशसच्या भूमीवर पाय ठेवलेल्या भारतीय लोकांचे वंशज मॉरिशसचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. कालांतराने काही काळ लोटल्यावर. काही पिढ्यांपूर्वी. पिढ्या कुटुंबाचा क्रम, नस्ल दर नस्ल जो नस्लें आती हैं एक के बाद एक. मॉरिशसच्या भूमीवर. भूमि जमीन. अब पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं इतने हिस्से का. कालांतराने तवील अरसे से, काही पिढ्यांपूर्वी, कुछ नस्लों से पहले. मॉरिशसच्या भूमीवर, मॉरिशस की जमीन पर. अब आगे देखते हैं. पाय ठेवलेल्या यानी कदम जमाए हुए भारतीय लोकांचे वंशज. वंशज इसके मानी होते हैं पूर्वीच्या घराण्यातील लोक. तो कहते हैं हिंदुस्तानी लोगों के नस्ल का शख्स. मॉरिशसचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. भारतीय लोकांचे वंशज मॉरिशसचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. हिंदुस्तानी लोगों के नस्ल का शख्स मॉरिशस का कौमी सदर बना. इतिहासाची एक परिक्रमा पूर्ण झाली. परिक्रमा, फेरी, प्रदक्षिणा, एक दौर. यहां पे लेखक ने कहा है इस तरह तारीख का एक दौर मुकम्मल हुआ. मॉरिशस मध्ये आज 52% लोक भारतीय वंशाचे आहेत. वंश, घराणे, नस्ल. उर्वरित फ्रँको मॉरिशन. उर्वरित उरलेले, बाकी बचे हुए, बाकी मांदा, बकिया. फ्रँको मॉरिशन, फ्रांस मधून मॉरिशस मध्ये स्थायिक झालेले लोग. फ्रांस से आकर जो मॉरिशस में कयाम पजीर हो गए. अफ्रो मॉरिशन, आफ्रिकेमधून मॉरिशस मध्ये स्थायिक झालेले लोग, जो अफ्रीका से मॉरिशस में आकर सुकूनत इख्तियार कर लिए वो लोग. एंग्लो मॉरिशन, इंग्लंड मधून मॉरिशस मध्ये स्थायिक झालेले लोग, जो लोग इंग्लैंड से आकर मॉरिशस में कयाम पजीर हो गए वो कहलाते एंग्लो मॉरिशन. भारतीय लोकांनी हजारो मैल दूर स्थलांतर करूनही आपल्या ओठांतली भाषा सोडली नाही. स्थलांतर एक ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणे, हिजरत करना. अब यहाँ पे लेखक कहते हैं भारतीय लोग जो है हजारों मील दूर हिजरत करके आए, उसके बाद भी यहां पर उन्होंने अपनी जबान को नहीं छोड़ा, अपनी जबान को नहीं भूले. मॉरिशस में आज 52% लोग भारतीय वंशाचे आहेत, हमारे भारत के लोग हैं, भारतीय नस्ल के. बाकी जो 48% हैं, 48% जो हैं, 48% जो हैं वो फ्रैंको मॉरिशन, एफ्रो मॉरिशन, एंग्लो मॉरिशन यानी फ्रांस, अफ्रीका और इंग्लिस्तान से आकर वहां पे आबाद हुए हैं. ज्यादा जो फीसद है वो हमारे भारतीय लोगों का है वहां पर. और हजारों मील दूर हिजरत करके जाने के बाद भी हमारे भारतीयों ने अपनी जबान को नहीं छोड़ा है. भारतातून होड्यात बसून मॉरिशस मध्ये गेली ती भारतातील केळी. अब यहां लेखक कहते हैं भारत से कश्तियों में सवार होकर मॉरिशस गए वो हिंदुस्तानी
केले. मॉरिशस मधल्या प्रत्येक भारतीयाच्या घरापुढे केळी असते. यहाँ पे लेखक बता रहे हैं हमें कि मॉरिशस में हर हिंदुस्तानी के घर के सामने केले का बागीचा होता है, केले का दरख्त होता है. जर्द हिरव्या पानांनी अलंकृत आणि रसरशीत पिक्या केळींनी जडभारीत केळ मॉरिशस मधल्या दर भारतीय घराला त्याचे भारतीयत्व देत असते. अब यहाँ पर जर्द इसके मानी है गड़द यानी डार्क गहरा, अलंकृत नटलेला सुशोभित सजा हुआ, रसरशीत टवटवीत, पिक्या पिकलेल्या तयार, केळींनी जड भारीत जड झालेला वजनी हो गया हुआ. केळ मॉरिशस मधल्या दर भारतीय घराला त्याचे भारतीयत्व देत असते. अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं गहरे हरे पत्तों से सजा हुआ और रसरशीत यानी रस भरे पके हुए वजनदार केले मॉरिशस के हर हिंदुस्तानी को उसके हिंदुस्तानी होने का सबूत देता है. तस्वीर में आप मॉरिशस का खूबसूरत मंजर देख सकते हैं बच्चों. कितना खूबसूरत नजर आ रहा है ये मंजर. आज हमने सफा नंबर 37 पर जो सबक का हिस्सा दिया गया है वो समझ लिया है. जहां पर एरो दिखाई दे रहा है वहां तक का सबक हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, उसके शब्दार्थ देख लिए हैं. भाग 2 वीडियो में हम उसके बाद वाला हिस्सा पढ़ेंगे और उसके साथ साथ कृति अंजाम देंगे. अब यहाँ पर भाग 1 हम खत्म करते हैं. धन्यवाद. विद्यार्थी मित्रांनो, मी अशी आशा बाळगते की आमचा हा व्हिडिओ आपणास नक्की आवडला असेल. आज आपण जे शिकलात, समजून घेतलात याबाबत धन्यवाद देते. पुन्हा भेटूया पुढच्या तासात. So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box. So kindly fill that form. तो बच्चों, आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है. और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है.